Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video I'm going to teach you the chapter Insolvency Accounts of Financial Accounting. So हम इस चैप्टर से आज शुरू करने वाले हैं. So ये चैप्टर आपका है, हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर में है क्या. और न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको इस चैप्टर के जो थ्योरी पोर्शन है वो अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेगा जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. ओके, तो चलिए पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है. एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी मीन्स व्हेन अ पर्सन डेटर शोज ही इज़ नॉट एबल टू पे हिज लायबिलिटीज़. दैट मीन्स एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, जब एक पर्सन यानी कि डेटर कौन होता है, जिसने कर्ज लिया है. ओके, वो ये शो करता है कि वो एबल नहीं है, दैट ही इज़ नॉट एबल टू पे. वो पे नहीं कर सकता, जो उसकी लायबिलिटीज़ है, जो उसने कर्ज लिया है, वो पे करने में एबल नहीं हो पा रहा है. Insolvency refers to the situation where the value of a company's liabilities exceeds the value of its assets. इंसॉल्वेंसी क्या रेफर करता है, ऐसी सिचुएशन रेफर करता है जब हमारी कंपनी की या फिर किसी पर्सन की जब लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. एक्सीड्स दैट मीन्स ज़्यादा हो जाती है किससे, जो हमारी एसेट्स की वैल्यू है उससे ज़्यादा हो जाती है. अब देखिए, इंसॉल्वेंट तो वो तभी कहलाएगा जब उसकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होगी एंड एसेट्स कम होंगे. अब अगर एसेट्स ज़्यादा हो गए और लाइबिलिटीज़ कम होगी तो यहाँ पे तो कोई केस ही नहीं बनता हमारे इंसॉल्वेंट का केस कब बनेगा, जब हमारी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होगी और एसेट्स कम होंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. इट कैन लीड टू इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इन विच लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द इंसॉल्वेंट पर्सन और एंटिटी एंड एसेट्स में बी लिक्विडेटेड टू पे ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स. अब देखिए इसका मीनिंग क्या है. इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, यहाँ पे एक लीगल एक्शन लिया जाता है उस पर्सन के अगेंस्ट जो यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो रहा है. दैट मीन्स मतलब जो कि एबल नहीं है अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए, एंड एसेट्स में भी लिक्विडेटेड टू पे ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट्स. अब क्या होता है, जितने भी उसके एसेट्स होते हैं उनको लिक्विडेटेड किया जाता है. लिक्विडेटेड मीन्स उनको सेल करके जो उसकी आउटस्टैंडिंग डेट्स है, दैट मीन्स जो उसकी लाइबिलिटीज़ है, उनको पे किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. ऑन बीइंग डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, यानी कि जब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, द कोर्ट अपॉइंट्स ऑफिशियल असाइनी टू हु टेक्स चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट विच इज़ देन डिवाइडेड अमंग क्रेडिटर्स टू पे द डेट्स. अब देखिए, जब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, यहाँ पे कोर्ट अपॉइंट करता है एक ऑफिशियल असाइनी, जो कि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, किसकी, इंसॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, उसका चार्ज ले लेता है एंड उसकी जो क्रेडिटर्स है उनको डिवाइड कर लेता है. अब उसके क्रेडिटर्स तो बहुत सारे होंगे, कोई कंपनी है या फिर कोई पर्सन है, उसके क्रेडिटर्स तो बहुत सारे होते हैं, उनको डिवाइड कर देता है एंड उनको डेट्स, उनके जो डेट्स होते हैं, जो उनका कर्ज होता है, उनको दे देता है. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. द इंसॉल्वेंट इज नो मोर एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी वंस द ऑफिशियल रिसीवर टेक्स चार्ज. अब देखिए, जो कोर्ट ने अपॉइंट किया था एक ऑफिशियल असाइनी को, दैट मीन्स ऑफिशियल रिसीवर को, अब उसने उसकी जो इंसॉल्वेंट की प्रॉपर्टी थी उस पर चार्ज ले लिया है उसने. अब जो इंसॉल्वेंट है उसका कोई राइट नहीं होगा उसकी प्रॉपर्टी पे, जो उसकी प्रॉपर्टी थी अब उसका कोई राइट नहीं होगा. दैट मीन्स द ऑफिशियल रिसीवर रिलाइजेज द प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द प्रोसीड्स इक्विटेबली अमंग द वेरियस कैटेगरीज ऑफ क्रेडिटर्स. ही शुड अप्लाई द प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर. अब देखिए, इसमें क्या होता है, जो ऑफिशियल रिसीवर होता है, जो कि अपॉइंट किसने किया होता है, हमारे कोर्ट ने. अब उसकी प्रॉपर्टी को रिलाइज करता है. रिलाइज मीन्स उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है. उसकी जो उसके जो क्रेडिटर्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के उसके क्रेडिटर्स होते हैं. अब उनकी कैटेगरीज भी हम पढ़ेंगे एक एक करके कि ऐसी कौन सी कैटेगरीज होती है. अब देखिए एग्जाम्पल, आप देखिए यहाँ पे, अब उसके पास लायबिलिटी ज़्यादा है एंड एसेट्स कम है उसके. फॉर एग्जाम्पल, उसके पास प्रॉपर्टी है उसकी 50 लाख रुपीज़ की एंड उसकी लाइबिलिटीज़ है पे आपकी 1 लाख रुपीज़ की. ओके, अब वो पूरा अगर वो सेल कर भी देता है, उसकी प्रॉपर्टी में से अगर हम 50 लाख रुपीज़ रिलाइज करवा भी लेते हैं सेल करके, तो यहाँ पे हम 50 लाख रुपीज़ की लाइबिलिटीज़ ही पे कर पाएंगे, बाकी की लाइबिलिटीज़ हम पे नहीं कर पाएंगे. अब देखिए, कुछ कैटेगरीज होती है, कुछ कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ऑफिशियल रिसीवर होता है, वो कुछ कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, यानी कि क्रेडिटर्स की कुछ कैटेगरीज होती है, उनके अकॉर्डिंग वो एक एक करके उनको पे करता है. अब देखते हैं ऐसे वो कौन कौन सी कैटेगरीज है, कौन से ऑर्डर में वो उनको पे करता है. अब देखिए वो किस ऑर्डर से जो यहाँ पे ऑफिशियल असाइनी है वो उनको कैसे पे करता है, लाइबिलिटीज़ किस ऑर्डर में पे करता है. फर्स्ट आता है आपके पास फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन से क्रेडिटर्स होते हैं, वो क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने डेट दिया होता है, दैट मीन्स लोन का अमाउंट दिया होता है किसको, डेटर को, एक सिक्योरिटी रखवा के. दैट मीन्स अगर उन्होंने लोन दिया होगा उसको 1 लाख रुपीज़ का, तो उन्होंने कम से कम 1,50,000 की सिक्योरिटीज़ उससे क्या रखवाई होगी, एज अ मॉर्टगेज रखवाई होगी, गिरवी. दैट मीन्स नेक्स्ट है आपका पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट दे आर सिक्योर्ड. पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स होते हैं जैसे कि उन्होंने क्रेडिट दिया होगा किसको, एक डेटर को, तो उन्होंने जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने 1 लाख का उसको लोन दिया होगा एंड साथ में 50,000 की सिक्योरिटी गिरवी रखवाई होगी, तो उसको हम पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोलते हैं. नेक्स्ट आता है आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आपकी सब वो चीज़ें आती है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, जैसे कि गवर्नमेंट टैक्स हो गया. ओके, तो इस
से रिलेटेड जो भी आपकी वो अमाउंट होता है वो हम इसमें पे करते हैं प्रेफरेंशियल में। दैट मीन्स हमें उनको सबसे पहले देना होता है। प्रेफरेंशियल का मीनिंग ही क्या होता है आपका, जिसका प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिसको आप सबसे पहले पे कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे लोन तो लिया है डेटर ने, बट उनके बदले में कोई एसेट गिरवी नहीं रखा है। ओके, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे।